देखो, अब तक हमने पाचन तंत्र के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा। पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, पाचन तंत्र किस प्रकार से क्रिया करता है, पाचन तंत्र के विभिन्न भागों की औतिकी के बारे में पढ़ा, उनकी संरचना के बारे में पढ़ा। तो पाचन तंत्र का ओवरऑल हमने लगभग पूरा अध्ययन कर लिया है। तो अब हम आगे पाचन तंत्र पे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी करेंगे। इस प्रश्नोत्तरी में एक मुख्य बात ध्यान रखनी है, समय की बड़ी पाबंदी है। प्रत्येक प्रश्न केवल 10 सेकंड का होगा। 10 सेकंड में आपको आंसर देना है उसका। एक बात और, यार पढ़ाई किया करो, और पढ़ाई करने के साथ साथ अच्छी तरह याद किया करो। मेरे वीडियो देखते हो तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट्स किया करो, जिससे मुझे पता चले कि क्या प्रॉब्लम है। हालांकि मैंने प्रयास ये किया है कि ओवरऑल जो आपके कोर्स में है वो लगभग सब कुछ मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न आते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें कमेंट्स से पूछना चाहिए। एक सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट में पूछिए, हम उसको और विस्तार से समझाएंगे। यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है ना मेहनत करने का। तो मेहनत करो, पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। जितना याद करोगे उतना ही अच्छा है। अब ये जो क्विज है, इस क्विज में कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि प्रश्नों की तो कोई सीमा होती नहीं है, तो प्रश्न तो और भी हो सकते हैं। तो जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये समस्या है, इन प्रश्नों के आंसर बताइए। तो अलग से हम उन प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य बताएंगे। तो लगे रहिए, पढ़िए और प्रश्न पूछिए। जितना आप पढ़ेंगे उतने नए नए प्रश्न दिमाग में आएंगे, और जितने प्रश्न दिमाग में आएंगे उतने आप हमसे पूछेंगे। यार आप अगर हमसे प्रश्न पूछोगे तो हमारा भी दिमाग चलेगा, हम भी नई नई चीजें लेकर आएंगे। हमें भी लगेगा कि हाँ कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, क्योंकि जब आप हमसे पूछोगे तो हम उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छा उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम भी मेहनत करेंगे। तो आप लोगों से ही हमारा अस्तित्व है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप पढ़िए, कमेंट्स कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। एक मुख्य बात मैंने बताई है, 10 सेकंड में आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। हालांकि मैं उसका फिर डिटेल समझाऊंगा, उसका पूरा आंसर बताऊंगा, लेकिन आपका प्रयास ये होना चाहिए कि 10 सेकंड के अंदर अंदर आप उस क्वेश्चन का आंसर दे दें। ये टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और इसका कट ऑफ है 15 क्वेश्चंस। एकदम क्लियर होने चाहिए आपके। अगर आप 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों के आंसर दे देते हैं तो आप कट ऑफ में आ जाएंगे। उससे कम यदि आप आंसर देते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी ढीली है भाई। तो आपको और ज़्यादा जोर लगाने की आवश्यकता है। अब देखते हैं कौन क्या करता है। बस कमर कस लीजिए और चलो शुरू करते हैं आज का क्विज। रैपिड फास्ट राउंड है ये, इसलिए स्पीड का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि यार मैंने नया नया अनअकैडमी पे ज्वाइन किया है, अभी तो मैंने शुरुआत की है, तो उस पर भी मुझे फॉलो करो। यदि आप लोग फॉलो करेंगे तो उसमें हमको प्रेरणा मिलेगी, हम और अच्छा काम करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 5 4 3 2 1। और ये आपका पहला क्वेश्चन, रेनिन का स्राव कहाँ होता है? देखो आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी आपको बताना है। आमाशय, बृहदांत, यकृत या मलाशय? आपका टाइम पूरा होने वाला है। देखो आपका टाइम पूरा हो चुका है और इसका आंसर है आमाशय। अब देखो रेनिन के बारे में हमने पहले पढ़ रखा है। आमाशय में प्रोरेनिन बनता है और इस प्रोरेनिन को HCl रेनिन में कन्वर्ट करता है। तो ये सब चीजें हमारी पड़ी हुई हैं। आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे तो सब याद आता जाएगा। देखो भाई ध्यान तो तुमको देना पड़ेगा, पढ़ोगे तो याद रहेगा, सीधी सी बात है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी तैयार होने।
चलो अगला क्वेश्चन आ गया, अग्नाशय रस किस प्रकृति का होता है। देखो अब इसका टाइम शुरू हो चुका है, आपको तुरंत ध्यान रखना है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। टाइम पूरा हो गया। अग्नाशय रस कैसी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अग्नाशय रस ग्रहणी में मिलता है, वहीं पर पित्त भी मिलता है, इसलिए वहाँ पर क्षारीय प्रकृति हो जाती है। और सभी कार्य जितने भी वहाँ पर एंजाइम काम करते हैं वो सब क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं, इसलिए यहाँ इसका माध्यम क्षारीय होना आवश्यक है। चलो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, रेडी। अगला क्वेश्चन, कुफ्फर कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं, बताइए जल्दी। अग्नाशय में, छोटी आंत्र में, बड़ी आंत्र में या यकृत में। देखो टाइम पूरा होने वाला है, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड और टाइम अप। अब यार ये तो तुमको आना चाहिए ना, कुफ्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, अच्छी तरह पता होना चाहिए। यकृत में पाई जाती है। देखो इस डायग्राम में, देखो डायग्राम में बिल्कुल क्लियर ये तीर के निशान में देखो आप, कुफ्फर कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं। सिनुसॉइड्स जो होता है, जो यकृत कोशिकाओं की लड़ी होती है, उनके साथ में जुड़ी हुई कुफ्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन देखो, एमाइलेज एंजाइम अब ये किस प्रक्रिया करता है ना, किस पर क्रिया करता है, थोड़ा सा गलत हो गया लेकिन इस पर ध्यान दो, किस पर क्रिया करता है। टाइम पूरा हो गया तुम्हारा, इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। जैसे लार एमाइलेज है, एमाइलेज की विशेषता है कि ये किस पे क्रिया करता है, कार्बोहाइड्रेट पर। जैसे लार एमाइलेज है वो स्टार्च पे क्रिया करता है, उसे माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो भैया याद करो तुरंत, और जल्दी से जल्दी आंसर देना है। 10 सेकंड का टाइम है, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा इसमें। अगर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे पूरे वीडियो दोबारा देखो, आपको सब क्लियर होता चला जाएगा। रैपिड फास्ट राउंड है ये, 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना ही है। कमर कस लो इसके लिए। अब अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहो बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सहायता से निष्क्रिय पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। देखो ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा आमाशय में हो रहा था, वहीं पर वही बात है, प्रोरेनिन भी था और एक ये पेप्सिनोजन की बात है। टाइम पूरा हो गया आपका। अब आपको बताना है टाइलिन की सहायता से, पित्तरस की सहायता से, HCl की सहायता से या रेनिन की सहायता से। तो HCl इसका आंसर है। HCl दोनों कार्य करता है, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है, इसके अलावा पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। HCl के और भी बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन ये कार्य हमको विशेष रूप से याद रखना है। तो जल्दी से जल्दी आपको आंसर देने हैं, तुरंत आंसर देने हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखो आपका टाइम पूरा होने वाला है, क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सा है। टाइम अप, टाइम पूरा हो गया। अब सोच लो आप, अभी तक नहीं बता पाए तो 5 जोड़ी, 4 जोड़ी, 3 जोड़ी या 2 जोड़ी। इसका आंसर है 3 जोड़ी। कितनी होती हैं, 3 जोड़ी। अरे यार लार ग्रंथि का पूरा हमने डायग्राम पढ़ रखा है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, तीनों लार ग्रंथियों की हमने स्थिति पढ़ रखी है कि वो कहाँ पर होती हैं। इस डायग्राम में देखो लार ग्रंथियों की क्या पोजीशन है। पैरोटिड ग्रंथि कर्णपूर्व ग्रंथि है, कान की जड़ के आगे स्थित होती है। इसके बाद अधोजंब ग्रंथि जबड़े के नीचे स्थित होती है। इसके बाद अधोजीवा ग्रंथि जीभ के नीचे स्थित होती है। तो ये 3 जोड़ी ग्रंथियां हैं, तीनों मुंह में खुलती हैं, लार स्रावित करती हैं। लार के क्या महत्व है ये हम बता चुके हैं, पाचन में भी महत्व है, जीवाणुनाशी भी होती है, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो इन पर ध्यान दो और तुरंत आंसर बताने का प्रयास करो। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में दूध के दांत कितने होते हैं। अब देखो आपका टाइम 7 के साथ शुरू हो जाता है, इस बात पर विशेष ध्यान देना है। दूध के दांत कितने होते हैं। अब दूध के दांत देख लो, 20, 32, 15, 20, तो 20 इसका आंसर है। अब दूध के दांत वो दांत हैं जो अस्थायी दांत होते हैं। द्विबारदंती कहा जाता है मनुष्य को, 2 बार दांत आते हैं। बचपन में जो दांत आते हैं, आपके बचपन में भी आए होंगे, मेरे बचपन में भी आए थे, तो उन दांतों की संख्या कितनी होती है, 20।
अगले क्वेश्चन को देखो, दूध के दांतों में कौन से दांत नहीं होते हैं, उसी से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है, दूध के दांतों में कौन से दांत नहीं होते। क्वेश्चन आपका खत्म, टाइम पूरा हो गया। कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक, 4 प्रकार के दांत होते हैं, हमको पता है। तो कौन से दांत ऐसे हैं जो दूध के दांतों में नहीं होते हैं, तो वो है अग्रचर्वणक, और साथ में चर्वणक के भी तीसरे चर्वणक, वो भी नहीं होते हैं दूध के दांतों में। लेकिन यहाँ जो 4 ऑप्शन है उनमें से अग्रचर्वणक आएगा, क्योंकि चर्वणक तो बिल्कुल ही अनुपस्थित होते हैं। चर्वणक में तो केवल 2 होते हैं, तीसरे नहीं होते। अगला क्वेश्चन, आमाशय का मुख्य भाग क्या होता है। अब देखो, जठरागम, फंडिक, जठर निर्गमी भाग, इनमें से कौन सा भाग होता है मुख्य भाग। तो इसका देखो, इस चित्र में देखो कौन सा मुख्य भाग है इसका, ये बीच वाला यानी फंडिक भाग। फंडिक भाग आमाशय का मुख्य भाग होता है, 80% भाग बनाता है ये हमने सब पढ़ रखा है। यहीं पर सबसे ज्यादा पाचक ग्रंथियां होती हैं, पाचक रस स्रावित करती हैं, गैस्ट्रिक जूस स्रावित करने वाली ग्रंथियां यहीं होती हैं फंडिक भाग में, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य भाग यही है। चलिए अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, जीवित अवस्था में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। देखो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये आपका टाइम पूरा हो गया। 3 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर या 8 मीटर, इनमें से आपको बताना है। तो सबसे सही आंसर इसका क्या है, 3 मीटर, क्योंकि आंत्र नाम छोटा है इसका, लेकिन सबसे लंबी होती है। छोटा तो केवल इसकी, हम ये कह सकते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कारण इसको छोटी आंत्र कहा जाता है, क्योंकि मोटाई कम होती है इसकी, लेकिन लंबी बहुत ज्यादा है, 3 मीटर लंबी होती है। तो 10 प्रश्न पूरे हो गए यहाँ पर। तो 11वां क्वेश्चन है, यकृत कितनी पालियों से मिलकर बना होता है। 1, 2, 3 या 4। आपका टाइम चल रहा है, ये टाइम पूरा हो गया। अब देखो, यकृत की पालियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यकृत की पालियां होती हैं 4। इस चित्र को देखो आप, इस चित्र के आधार पर देखो, हमने पूरा डिटेल पहले भी पढ़ा था। दाई पाली, बाई पाली, और दाई पाली भी फिर 2 अलग पालियों के साथ में जुड़ी हुई हैं, क्वाड्रेट पाली और कॉर्डेट पाली। यानी कुल मिलाकर यदि हम बात करते हैं तो यकृत की 4 पालियां होती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4। तो इस तरह से एक एक प्रश्न को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेरिन का निर्माण कहाँ होता है। आमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में या आंत्र में। देखो टाइम चल रहा है, 5, 4, 3, 2, 1 और ये टाइम अप। अब किस किस के दिमाग में क्या आया था ये सोच लो। इसका सही आंसर है यकृत में। हेपेरिन कहाँ बनता है, यकृत में। अब हेपेरिन क्या होता है, याद आ रहा होगा तुमको, प्रतिस्कंदकारी पदार्थ है, एंटीकोएगुलेंट, और ये बनता कहाँ पर है, यकृत में। यकृत का जब हमने पूरा उसकी कार्यप्रणाली पढ़ी थी, यकृत के कार्य पढ़े थे, तब ये बात आई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है। देखो कितना सरल प्रश्न है, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे या 10 मिनट, कितने समय तक भोजन रहता है। देखो टाइम पूरा होने वाला है, टाइम कंप्लीट हो गया। अब इसका आंसर है, बताइए क्या आंसर है, क्या दिमाग में आया था। क्योंकि आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। अब 4 घंटे तक आमाशय में भोजन रहेगा, यह आपको पता होना चाहिए कि आमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है, या प्रोटीन के पाचन की शुरुआत होती है। आमाशय में माध्यम अम्लीय होता है। ये सब बातें याद आ जानी चाहिए। बात एक प्रश्न की नहीं है, एक प्रश्न के साथ ही उससे जुड़े हुए अन्य सभी फैक्ट हैं वो याद आ जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। 14वां प्रश्न, एंटेरोसाइट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। छोटी आंत्र में, कॉलन में, मलाशय में या गुदा में। देखो टाइम पूरा हो गया। एंटेरोसाइट कोशिकाएं अब ये पाई जाती हैं छोटी आंत्र में। छोटी आंत्र में आपको ध्यान होगा एंटेरोकाइनेज एंजाइम भी स्रावित होता है, एंटेरोसाइट्स पाई जाती हैं। अभी कॉलन क्या होता है ये पता है क्या, ये बड़ी आंत्र का भाग है। मलाशय भी बड़ी आंत्र का भाग है। गुदा भी एक प्रकार से बड़ी आंत्र का ही भाग है, क्योंकि मलाशय का अंतिम भाग है ये। तो छोटी आंत्र इसका आंसर है। चलिए 15वें प्रश्न के लिए
15वां प्रश्न देखिए, किस अंग की भित्ति में तिरछी पेशियां पाई जाती हैं? हमने सभी अंगों की औतिकी पढ़ रखी है, उस औतिकी के आधार पर ध्यान होना चाहिए कि आमाशय, आंत्र, ग्रासनाल या ग्रहणी किस में तिरछी पेशियां पाई जाती हैं। अब आंसर इसका आ जाना चाहिए था एक बार में, पता नहीं कितनों के दिमाग में आया है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? आमाशय में। हमने जो आमाशय की औतिकी पढ़ी थी उसमें हमने जो स्तर पढ़े थे उसमें देख सकते हो, सिरोसा पढ़ा था, सिरोसा के बाद में ऊपर जो एक स्तर था पेशीय स्तर, उसमें अनुदैर्ध्य पेशी, वर्तुल पेशी, तिरछी पेशी, 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। तो तिरछी पेशी देखो आप इसमें देख सकते हैं, उस वो अधः श्लेष्मिका के नीचे जो पेशी पाई जाती हैं वो तिरछी पेशियां हैं। पेशी स्तर के कार्य के बारे में भी हमने बात की थी। क्रमाकुंचन की क्रिया करने में सहायता प्रदान करता है ये, जिससे भोजन का या कायम का अच्छी तरह मंथन हो सके। अब 16वां प्रश्न देखो, मांसाहारी जंतुओं में कौन से दांत अधिक विकसित होते हैं? मांसाहारी जंतुओं के विकसित दांतों की बात कर रहे हैं हम। समय निकलता जा रहा है, समय पूरा हो गया। अब ये 4 प्रकार के दांत है, देखो, इंसाइजर, रदनक, प्रीमोलर और मोलर। कौन से दांत ज़्यादा विकसित होते हैं मांसाहारियों में? तो मांसाहारियों में जो विकसित दांत हैं वो हैं रदनक, जिनको कैनाइंस कहा जाता है। अब कैनाइन दांत क्या काम करते हैं? मांसाहारियों में ऐसा क्या कार्य है जो विशेष होता है? तो वो है मांस को चीरना फाड़ना। तो ये जो रदनक दांत हैं, यानी हम ये कह सकते हैं तीसरे नंबर के जो दांत हैं, मनुष्य में जो दांत तीसरे नंबर के हैं ये दांत रदनक कहलाते हैं। तीखे होते हैं, नुकीले होते हैं, खूंटे के समान होते हैं। ये मांसाहारियों में ज़्यादा विकसित होते हैं क्योंकि इनकी सहायता से मांस को आसानी से चीरा फाड़ा जा सकता है। तो रदनक दांत हो गया इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है? देखो, वसा का पायसीकरण करने में मदद करते हैं। वसा का जो इमेल्सिफिकेशन होता है, पायसीकरण होता है, वसा के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है ये। तो इसमें मदद क्या कौन करते हैं? 4 ऑप्शन है देखो, पित्त लवण, आमाशय के हार्मोन, अग्नाशय और लाइपेज। तो आंसर क्या है इसका? पित्त लवण। वैसे ही लगभग सबको आता होगा क्योंकि पित्त लवण विशेष कार्य करते हैं। वसा का पायसीकरण होगा तभी आगे की क्रियाएं होंगी, अवशोषण भी तभी होगा और पाचन भी वसा का तभी हो पाएगा। ये पित्त लवण मिसेल बनाते हैं। ये मिसेल्स जो केंद्रीय भाग है उसमें वसीय, हम ये कह सकते हैं कि उसमें वसीय अणु होते हैं, और चारों तरफ जो भाग दिखाई दे रहा है वो लवण है इसके, पित्त लवण इसको घेरे हुए हैं। ये संरचना कहलाती है मिसेल। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं पृष्ठ तनाव को भी कम करते हैं ये। वसा का एमल्सिफिकेशन करने का मतलब है वसा के पृष्ठ तनाव को कम करना। अगला प्रश्न देखो, सक्रिय अभिगमन से अवशोषित होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उससे अवशोषित होते हैं, क्योंकि जब ये भोजन का अवशोषण होता है तब। तो इसमें देखो, एमिनो अम्ल तथा ग्लूकोज होते हैं, या वसा तथा फ्रुक्टोज होते हैं, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड होते हैं, या उपरोक्त सभी होते हैं। क्योंकि सक्रिय अभिगमन द्वारा एमिनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण होता है और इस क्रिया में भाग लेता है सोडियम पंप के द्वारा होती है ये क्रिया। इसका भी डिटेल हमने पहले पढ़ रखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अमीनो अम्ल और ग्लूकोज, क्योंकि ये वाहक प्रोटीन के साथ में जुड़ते हैं और ये तभी जुड़ सकते हैं जब सोडियम साथ में जुड़े। तो सोडियम इनको लेकर प्रोटीन के साथ में और अवशोषित करता है। तो सक्रिय अभिगमन की जो क्रिया है वो अमीनो अम्ल और ग्लूकोज के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगला जो प्रश्न है 19वां प्रश्न। तो 19वां प्रश्न है, भोजन को अंतः नासा छिद्रों में जाने से रोकता है। अंतः नासा छिद्रों में जाने से रोकने वाला कौन सा भाग है? वेलम पैलेटाई, जिह्वा, जबड़े या एपिग्लोटिस। टाइम पूरा हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है वेलम पैलेटाई। वेलम पैलेटाई जिसको अलजीवा भी कहा जाता है, यूवुला भी कहा जाता है। जब हम भोजन को निगलते हैं तो भोजन अंतःनासा छिद्रों में जा सकता है, वहां जाने से रोकने का काम करता है ये। जो कोमल तालु है उसके अंतिम भाग में लटका हुआ भाग है यूवुला या वेलम पैलेटाई। तो ये 19वें प्रश्न का आंसर क्या हुआ? वेलम पैलेटाई। चलो 20वां प्रश्न क्या है? भोजन के विषैले पदार्थों का विषहरण किस अंग द्वारा किया जाता है? विषहरण मतलब डिटॉक्सिफिकेशन।
समय पूरा होने वाला है, ये समय पूरा हो गया। अब ऑप्शन क्या क्या है देख लो आप, यकृत, आमाशय, अग्नाशय और थायराइड। तो इसका उत्तर है यकृत। यकृत डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जिससे भोजन में जो विषैले पदार्थ होते हैं उनका विषहरण किया जा सके या उनके विषैलेपन को खत्म किया जा सके। तो इसका आंसर हो गया यकृत। तो इस प्रकार से हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब आप अपना अपना स्कोर देखें और कमेंट में अपना स्कोर डालें ईमानदारी से। अगर 15 क्वेश्चन सही हैं तो इसका मतलब आप कट ऑफ में हैं, यानी आप मेहनत कर रहे हैं। और यदि 15 से कम हैं तो भैया और ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। जितना याद करोगे उतना ही इन प्रश्नों के उत्तर सही होंगे। तो आज का क्विज पूरा हुआ। अब जिन बच्चों ने 15 क्वेश्चन सही किए हैं या 15 से अधिक सही किए हैं, उनकी तैयारी एक ट्रैक पे चल रही है। और जिनके कम नंबर आए उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेहनत करो। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतने अच्छा स्कोर करोगे। और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम एक वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। तो ये हमने केवल अभी 20 क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चंस बहुत हो सकते हैं, इसलिए आप कमेंट में बताएं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जिन्हें लिया जा सके।